मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 से 31 अगस्त को काठमांडू में आयोजित होने वाले वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन के चौथे सम्मेलन में शामिल होने के लिए नेपाल जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में बिस्मटेक के नेता संयुक्त रूप से 30 अगस्त को सम्मेलन के आयोजक नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सम्मेलन का पूर्ण उद्घाटन सत्र का आयोजन होगा। सम्मेलन का समापन 31 अगस्त को होगा। दिवंगत आरएसएस नेता नाना पालकर की जन्मशती के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म का मतलब सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक सामाजिक कर्तव्य भी है और शासक राजधर्म की बात करते हैं। इस कार्यक्रम में उद्योगपति रतन टाटा ने भी उनके साथ मंच साझा किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है और कहा है कि आरएसएस भारत के हर संस्थान पर कब्जा करना चाहता है और देश के स्वरूप को ही बदलना चाहता है। राहुल की इस तुलना पर बीजेपी और संघ विचारकों ने जमकर निशाना साधा है और उन्हें संघ से जुड़ने की हिदायत दी है। संघ विचारक और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना घटिया और बेहुदा व्यवहार है। वास्तव में वे जिहादी संगठनों को वैधानिकता और सम्मान देकर देश में हिंदुत्ववादी लोगों के लिए आतंकी खतरा पैदा कर रहे हैं। सबरीमाला मंदिर शहर में तीर्थयात्रियों के आने के लिए मंदिर के पास सेना 2 बेली पुलों का निर्माण करेगी। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि पंबा नदी में बाढ़ से 2 प्रमुख पुलों के बंद होने से अधिकारियों को सबरीमाला मंदिर 13 अगस्त से बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। राज्य पर्यटन व देवास्वम मंत्री के सुरेंद्रन ने कहा कि पंबा नदी की बाढ़ से मंदिर के शहर व इसके बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं के गुट ही आपस में भिड़ गए। ये मामला पश्चिम बंगाल की बीरभूम जिले के नानूर का है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के ही 2 गुटों के नेताओं के बीच मारपीट ने हिंसक रूप ले लिया। इसके बाद इलाके के घरों में आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने बम भी फेंके। घरों में तोड़फोड़ की गई। इस वक्त इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। नानूर के चांदीपुर इलाके में लोगों में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। बलात्कारी राम रहीम को सजा मिले 1 साल हो रहा है। पंचकुला में उसके समर्थकों की हिंसा को भी 1 साल पूरा हो रहा है। इस मामले में 1 साल बाद राम रहीम केस में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की डायरी के राज खुलने लगे हैं। हनीप्रीत की डायरी जब पिछले साल सामने आई थी तो पुलिस के होश उड़ गए थे, क्योंकि उसमें कोड ही कोड थे। लेकिन हनीप्रीत की डायरी के कोड अब डिकोड हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस कोड का खुलासा सुलझाया गया तो इसमें खुलासा हुआ कि जिससे पता चला कि हनीप्रीत की डायरी में लगभग 20 करोड़ रुपए की संपत्ति और लेन देन की बातें लिखी हुई हैं। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 11 साल की बच्ची से रेप के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा जमकर फूटा। प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने पहुंची पुलिस पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पुलिस की गाड़ी समेत 12 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आम आदमी से लेकर खास लोग तक आगे आ रहे हैं। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली आरआईएल के बाद अडानी समूह भी मदद के लिए आगे आया है। अडानी फाउंडेशन ने केरल बाढ़ पीड़ितों की खातिर 50 करोड़ रुपए दान देने की प्रतिबद्धता जताई है। अडानी समूह ने बताया कि वह केरल की मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में तत्काल 25 करोड़ रुपए का योगदान देगा। इसके बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण की खातिर भी इतनी ही राशि दान में दी जाएगी। पैसों के लेन देन को लेकर होने वाली फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये फ्रॉड सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं होते बल्कि एटीएम सेंटर में भी होते हैं। ऐसे में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने एटीएम से पैसे निकालते वक्त कुछ सावधानियां बरतने की हिदायत दी है, ताकि आप किसी भी तरह की धोखाधड़ी के शिकार ना हो। पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ संबंधों में सुधार चाहता है और कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों का समाधान वार्ता के माध्यम से करना चाहता है। वो मौजूदा गतिरोध के बावजूद पाकिस्तान से संबंध के बारे में कायम रखने के लिए कोई भी झिझकता नहीं दिखाएगा, लेकिन इसके में भारत का साथ होना भी जरूरी है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती। यात्रियों को कुछ राहत देने के लिए रेलवे अगले महीने फ्लेक्सी फेयर योजना में बदलाव करेगी। फिलहाल कुछ क्षेत्रों में प्रीमियम ट्रेनों के लिए यात्रियों का हवाई सफर के बराबर भुगतान करना पड़ता है। रेलवे ने बताया कि मंत्रालय कम भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर योजना को अस्थायी रूप से बंद करने की तैयारी कर रहा है। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को वापस देश में लाने की कोशिश में लगी सीबीआई ने ब्रिटेन की मांग पर उसे भारत की जेल का वीडियो भेज दिया है। विजय माल्या ने ब्रिटेन की कोर्ट में कहा था कि भारत की जेलों की स्थिति सही नहीं है, वहां की जेलों में रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है। इस पर ब्रिटेन की कोर्ट ने भारत से सबूत मांगा था। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भारत से कहा था कि वह जिस जगह पर विजय माल्या को रखेगा वह उसका वीडियो देखना चाहती है।
18वें एशियाई खेलों में ब्रिज के खेल को पहली बार शामिल किया गया है। ब्रिज की अलग अलग स्पर्धाओं में भारत के कुल 12 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 79 साल की रीता चौकसी भारत की सबसे ज्यादा उम्र की खिलाड़ी के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। इसके अलावा मेजबान देश इंडोनेशिया के 78 साल के बोम्बांग हरटोनो भी इसी तरह की नजर में दिखेंगे। रीता चौकसी और हरटोनो को इस खेल का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। सबसे बुजुर्ग दोनों खिलाड़ियों में अपने अपने देश के लिए टीम और मिक्स्ड टीम इवेंट में हिस्सा लेंगे। बॉलीवुड की नई जोड़ी जैकी भगनानी और कृतिका कामरा की फिल्म मित्रों का दूसरा गाना संवरने लगे रिलीज हो गया है। फिल्म का दूसरा गाना पहले गाने से बिल्कुल ही अलग है। ये गाना एक रोमांटिक ट्रैक है जिसमें फिल्म में मुख्य किरदार कर रहे जैकी भगनानी और कृतिका कामरा के बीच एक सिजलिंग केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। सिल्वर स्क्रीन से काफी समय से दूर बॉलीवुड एक्टर करिश्मा कपूर ने लैक्मे फैशन वीक के रैंप पर ऐसे जलवे बिखेरे कि सबकी निगाहें उन पर थम गई। करिश्मा कपूर इस दौरान फैशन डिजाइनर अर्पिता मेहता को रिप्रेजेंट करने के लिए रैंप पर उतरी थी। करिश्मा भले ही फिल्मी पर्दे से दूर है, लेकिन अभी भी वो अपने फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज टीवी। A1 न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।